नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 18 घंटे काम करने का प्रधानमंत्री ने जो मुहावरा दिया था, उसको लेकर मैंने कई बार टिप्पणी की थी कि ये एक गलत प्रेरणा है जो किसी भी देश के लीडर को अपने देश के काम करने वालों को नहीं देना चाहिए। वो शोषण के रास्ते खोल रहा है और अब प्रधानमंत्री की इस प्रेरणा का नतीजा है कि इस देश में बच्चे मरने लगे। आपको मेरी बात मोदी की निंदा लगेगी, एंटी मोदी स्टेटमेंट लगेगा या कुछ और लगेगा, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ ये प्रधानमंत्री की एक व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी का कोई ना तो स्टाइल है ना मोदी जी की नीति है। दरअसल ये एक आइडियोलॉजिकल एक्सप्रेशन है, एक विचारधारा का प्रसार है जो कहती है कि कर्मचारी शोषण के लिए बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा ताज़ा उदाहरण इस मामले में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की जो भी पॉलिसी है उसके एक्सप्रेशन का है निर्मला सीतारमण का बयान। पहले मैं आपको बताऊंगा बयान क्या है, उसके बाद में हम उसका एनालिसिस करेंगे और ये बताएंगे कि इस देश के हालात कितने ख़राब हैं, उसके बावजूद सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के साथ खड़े हुई है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। निर्मला सीतारमण तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी में भाषण देने गई हैं। केरल की एक बच्ची कर्नाटक के राजधानी में और एक दुनिया की जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी में 32 घंटे नौकरी करने को मजबूर की जाती है। बच्ची सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, काम के बोझ से मर जाती है। ये बयान उसकी मां का है जो उसने कल राहुल गांधी के सामने दिया है। उसकी कहानी मैंने आपको बताई थी और निर्मला सीतारमण उस बच्ची की मौत के बावजूद यूनिवर्सिटी के बच्चों को क्या प्रेरणा दे रही हैं और क्या संदेश इस देश में देना चाह रही हैं, उसको उनके इस बयान से समझा जा सकता है। मैं उनके भाषण का हिंदी अनुवाद आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं पिछले 2 दिन से खबरों में चल रहे एक मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ। हमारे बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाते हैं, अच्छे नतीजे लेकर निकलते हैं। एक कंपनी है, उसका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो इस मामले में शामिल है। सीए की अच्छी पढ़ाई करके आई एक महिला इस कंपनी में काम के दबाव को सहन नहीं कर पाई, इसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। काम के दबाव को सहन नहीं कर पाई। ऐसे में परिवारों को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि उन्हें पढ़ाई या नौकरी के दबाव को कैसे संभालना है। दबाव झेलने की एक क्षमता सिर्फ देवी कृपा के जरिए पाई जा सकती है। देवी कृपा से आप भगवान पर विश्वास करें, भगवान की शरण लें और अच्छा अनुशासन सीखें। आपकी आत्मशक्ति सिर्फ इससे बढ़ेगी। आंतरिक शक्ति तभी आएगी जब आत्मशक्ति का विकास होगा। कितना शर्मनाक है। निर्मला सीतारमण की जिम्मेदारी बनती थी कि इस देश में अगर लेबर लॉ हैं, हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता, एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता, तो कानून का पालन करते हुए उस कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग ने अपने कर्मचारियों से काम क्यों नहीं कराया और 32 घंटे ये लड़की वहाँ काम क्यों कर रही थी। निर्मला सीतारमण को ये पूछना चाहिए था कि जांच करानी चाहिए थी कि इस कंपनी में पिछले 6 महीने में या साल भर में कर्मचारियों से कितने घंटे काम लिया गया है। अगर आपको लगता है उसकी माँ गलत बोल रही है तो आपको ये काम करना चाहिए था। आपको चेक करना चाहिए था कि क्या उस जैसी बाकी कंपनियों में कैसा वर्क कल्चर है। इस देश में कंपनियों के लिए एक वार्निंग लेटर जारी हो सकता था। क्या सरकार सभी कंपनियों के ऊपर रिपोर्ट मांग सकती थी लेबर डिपार्टमेंट से कि जरा पता करिए ये किस तरह काम करा रही हैं। लेकिन ये कह रही है कि हमको
दबाव, काम का दबाव से कैसे निपटना है ये सीखना चाहिए। यानी आपने शेर के सामने मेमने को डाल दिया, वो मेमना कुछ नहीं कर सकता, और आप ये उपदेश दे रही हैं कि उस मेमने को ये सीखना चाहिए कि जब उसे चबा चबा कर खाया जा रहा हो तो दर्द को कैसे बर्दाश्त करें। ये इस देश की वित्त मंत्री बोल रही है, इस देश की वित्त मंत्री। मैं प्याज वाले बयान को बीच में लाके इस पूरी मामले की गंभीरता को खत्म करना नहीं चाहता हूं। इससे ज्यादा बुरा किसी भी समाज में, किसी भी देश में दुनिया के नहीं हो सकता। विश्व में ऐसा एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जिसमें लोगों को शोषण करके जान चली जाए किसी कर्मचारी की और मंत्री कहे कि आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। आप बताइए, अगर उसने सीए किया है तो क्या प्रेशर हैंडल करे बगैर उसने सीए कर लिया होगा? क्या पढ़ाई का दबाव कम होता है? क्या आप दबाव बढ़ाने वाले को नहीं बोल रहे हैं, वो दबाव बढ़ाया जा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है अर्नेस्ट एंड यंग की? और सिर्फ उस कंपनी की बात नहीं है, देश भर के कॉरपोरेट के साथ ये हो रहा है। पिछले साल अंबानी ने 42,000 लोगों को नौकरी से निकाला है। इस सरकार ने उफ नहीं की। अडानी अंबानी की कंपनियों में जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनके बारे में पता कर लीजिए। टाटा पूरी दुनिया का सबसे बदनाम शख्स है आईटी कर्मचारियों का वेतन कम करवाने के मामले में। जो आईटी कर्मचारी हैं उनका जो वेतन है उसको तोड़ के नीचे लाने में टाटा कंसल्टेंसी का सबसे ज्यादा नाम आता है, बार बार उसका जिक्र होता है। सरकार कुछ नहीं करती है, प्रधानमंत्री प्रेरणा देता है 18-18 घंटे काम करना चाहिए। एक और व्यक्ति बोलता है 70 घंटे काम करना चाहिए, क्योंकि वो तो कंपनी का मालिक है। अब आप देखिए इसमें, और मैं बताता हूं इन्होंने क्या क्या कहा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल दैवी कृपा के जरिए हम वो क्षमता पा सकते हैं। जब मार्क्स कहता है ना धर्म अफीम है धर्म, तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगती है। ये कह रहे हो कि आप भगवान के नाम पे सहो, कोई आपको कूट रहा है, आप देवी कृपा ही आपको लठ खाने की क्षमता दे सकती है। भगवान आपको गालियां खाने की क्षमता प्रदान करे निर्मला जी, आप वो डिजर्व करती हैं। आप भगवान पर विश्वास करें, भगवान की शरण लें और अच्छा अनुशासन सीखें। यह अनुशासन जो शब्द है ना, ये गुलामी का दूसरा नाम है। अनुशासन शब्द को हथियार बनाकर ही इस दुनिया में कर्मचारियों को गुलाम बनाया जाता है। अरे भाई, नियम जो हैं, कानून जो बने हुए हैं, उनके अनुशासन में कंपनियों को भी तो रहना चाहिए। आपको अर्नेस्ट एंड यंग को बोलना चाहिए था, भाई तुमको अनुशासन में रहना चाहिए, क्योंकि इस देश में कानून बना हुआ है। ये बड़े बड़े पूंजीपति धन्ना सेठ मोटा चंदा दे दें इलेक्टोरल बॉन्ड में और उनको आप अनुशासन का पाठ नहीं दोगे। वो जिस आदमी को शिकार बना रहे हैं, जिसका शोषण कर रहे हैं, उसको आप अनुशासन का पाठ देते हो। इसके साथ साथ वो कह रहे कि आत्मशक्ति इससे बढ़ेगी। आंतरिक शक्ति तभी आएगी जब आत्मशक्ति का विकास होगा। जूते खाने से और चूं तक ना करने से आत्मशक्ति बढ़ती है। और हम इस सरकार की आत्मशक्ति देख रहे हैं, बुरे से बुरे काम करके अनंत गालियां खा रहे हैं। चाहे वो सेबी चीफ का मामला हो, यही फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चूं तक नहीं कर रहे हैं। इनकी आत्मशक्ति बहुत बड़ी है। कितनी भी बड़ी पोल खुल जाए, आलोचना हो जाए, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। ये इतना अमानवीय बयान है, इतना अन्यायपूर्ण है। आप कह रहे हो परिवार को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। मेरा मानना यह, परिवार को अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि अन्याय सहने वाला और अन्याय करने वाला दोनों अपराधी होते हैं। मत सहो अन्याय। कंपनी के बारे में कदम उठाओ, लेकिन क्या कदम उठाओगे? सरकारी आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। जहां आप कंप्लेंट करने जाओगे, वही सामने वाले से मिलकर बैठा हुआ ऐसे ऐसे भाषण दे रहा है। और भारत में जो दशा है कर्मचारियों की, उनको बिल्कुल, और ये तो बताओ मैं आपको, ये पढ़े लिखे अंग्रेजी स्पीकिंग बैकग्राउंड की लड़की थी। मैंने कोलकाता की लड़की के रेप के मामले में भी आपको बताया था
कि जब डॉक्टर्स के साथ में, सीए के साथ में, इंजीनियरिंग के साथ में कुछ गलत होता है, इंजीनियर्स के साथ में, तो इस देश में चर्चा भी हो जाती है। आम आदमी का तो कोई देखभाल करने वाला ही नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं अपने पुराने चैनल का। एक सज्जन को वेतन मांगने गए थे, उनके एम्प्लॉयर ने तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया और उस खबर को कोई कवर करने वाला नहीं था। मैंने उसके लिए पहल की, बाद में पता चला कि वो किसी डायरेक्टर साहब के पहचान का था एम्प्लॉयर, रुक गई खबर। इस तरह के हालात हैं। और मैं अगर आपको इसको देखें तो आप, निर्मला सीतारमण कह रही मैंने विक्टिम शेमिंग नहीं की है। और क्या हो गया विक्टिम शेमिंग? उन्होंने कहा कि मैंने जो है, ये मेरी ऐसी नीयत नहीं थी, मैंने कहा कि सीए जैसा मुश्किल एग्जाम पास करने के बाद भी बहुत ज़्यादा दबाव में थी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ये सब बातें वो कर रही हैं, लेकिन कुल मिला के तुमने इस देश को बेहतर नहीं बनाया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश में काम करने वालों की, जिसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी, ये पेंशन कोई खैरात नहीं है, एक सोशल सिक्योरिटी पूरी दुनिया में होती है, उसका एक स्वरूप था, उसको खत्म करके चले गए आप। लोगों को 2-2 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है, 500 रुपये पेंशन मिल रही है। कई उदाहरण सामने आ चुके हैं उनके उस महाकृत्य से। आपका जो पैसा सरकार को देना चाहिए था, उस पैसे से बीमा कराओ और बीमा कंपनी माल काटे और उससे रिटर्न ना दे पाए तो आप मरो बुढ़ापे में, आपको रोटी नहीं मिलेगी। ये न्यू पेंशन स्कीम है। आपका पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी को दोगे, सरकार भी आपको पैसे ना देके इंश्योरेंस कंपनी को देगी, वो फूफा की है। आपको इलाज देने के बजाय सरकार इंश्योरेंस करवा रही है। वो जो प्रधानमंत्री योजना, जो भी योजना है, इसमें क्या होता है, आपका इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस हो जाता है। तो वो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे आप क्यों देना चाहते हो? आप क्यों इंश्योरेंस कंपनियों को अनावश्यक पैसे? और वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मैंने मार्केट में लगाया थी, आपका रिटायरमेंट का पैसा था, आपको हम रिटर्न नहीं दे पा रहे, सॉरी, आप 200 रुपये महीने ही आपको पेंशन मिल पाएगी, मरो भूखे। क्योंकि वो तो चले गए अल्जाइमर का शिकार होकर, अटल जी इस देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी विचारधारा ही शोषण पे आधारित है। यह अनुशासन शब्द तुम्हारा प्रिय शब्द है। भारत में 48 घंटे का कानून है, लेकिन 60 घंटे तक तो आराम से खींच रहता है एम्प्लॉयर। घड़ी देख के दफ्तर से, डेस्क से उठ जाना इस देश में गुनाह माना जाता है। आपके साथ का बगल का बैठा हुआ जो कर्मचारी है ना, उसकी भी मेंटल कंडीशनिंग वही है कि अगर आप घड़ी देख के चले जाओगे तो कहेगा देखो ये तो 2 मिनट भी नहीं रुकते हैं। बॉसेस शाम को 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठते हैं ड्यूटी आवर्स के बाद में, ताकि मालिकों को लगे कि ये वफादार है। इस देश में जो आपको टाइम फ्रेम दिया हुआ है, उसके अंदर हवाई पट्टी पे हवाई जहाज उतार लेना बुद्धिमानी नहीं है। आपको उसके बाहर ही उतारना चाहिए। आपको अगर महीने में 48 घंटे अगर वीक में मिले हैं तो उसमें अपने काम कंप्लीट करना, ना उसमें हम कुछ ना करें, सो जाएं, लेकिन हम काम 60 घंटे करके दिखाएंगे, तब लोगों को लगेगा कि ये कर्मचारी है। मालिक को भी मजा आ रहा है, पिए जा रहे हैं खून, और इसमें से कोई काम नहीं करता। ये जितने लोग होते हैं ना, ज़्यादा घंटे काम करने का नाटक करते हैं दफ्तरों में, ये कोई काम नहीं करते हैं। जूनियर लोगों को टोपी ट्रांसफ़र करते हैं, जिसका शिकार वो लड़की हुई है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यूएसए में 34 घंटे प्रति सप्ताह का टाइम है। हम 48 घंटे का कानून लेके बैठे हुए हैं, और ये 48 घंटे का कानून 1880 शायद, कुल मिला के 18वीं शताब्दी का कानून है। एक बड़ा शिकागो में आंदोलन हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि काम के घंटे केवल 8 ही होंगे जी। 8 घंटे नौकरी के, 8 घंटे अपने और 8 घंटे आराम करने के। उतनी पुरानी व्यवस्था को हम आज तक ढो रहे हैं, और ये सरकार उसको 12 घंटे के कानून में बदलने जा रही है। 18 घंटे वाला प्रधानमंत्री हमको मिला है। हालत देखिए कि संयुक्त राष्ट्र में वो 48 घंटे करके घट के 34.4 घंटे हो गए हैं। जर्मनी में 26 से 28 घंटे हो गए हैं। फ्रांस में 35 घंटे हैं और कानूनी लिमिट है। जापान में 40 घंटे हैं। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जर्मनी में अगर शाम को दफ्तर से घर जाने के बाद फ़ोन या मेल कर दिया तो बॉस की नौकरी चली जाएगी। वो क्या देश नहीं है? वो अपने कर्मचारियों का
संरक्षण करते हैं। और हमारे यहाँ की सरकार क्या बोलती है? दबाव, वर्क प्रेशर सहना आना चाहिए, ईश्वर की कृपा से सहो। ये किस तरह के देश में हम आ गए हैं? ये पूंजीवाद किस हद तक हम लोगों की जिंदगियों को घोटने पे आ गया है। ऐसे करके नौकरी से निकालता है, 5 मिनट लगते हैं किसी को भी। अभी एक बहुत बड़े मीडिया हाउस में इसमें पहले काम कर चुका हूं, 100 लोगों को निकाला गया। एक और मीडिया हाउस है, उसमें लोगों की तनख्वाह आधी कर दी गई थी। खैर, मिनिमम वेजेस के मामले में आ जाइए। भारत में न्यूनतम मजदूरी रोजाना 178 से 500 रुपए के बीच में रहती है, यानी $2.5 से लेकर $6.8 के बीच में। अमेरिका में $7, $7.25 प्रति घंटा। हमारे यहाँ $2, वहाँ $725, और कुछ राज्यों में इससे भी ज़्यादा। ये क्या है? ये न्यूनतम मजदूरी है, ये मिनिमम वेजेस हैं कि इससे कम आप दे नहीं सकते हो कानून के मुताबिक। ये उनकी बात हो रही है। यूरोप में, फ्रांस में €11 प्रति घंटा है, जो अच्छी खासी ₹950 के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया में ₹1450 प्रति घंटा मजदूरी है। ये प्रति घंटा है। यूरोप में भी अगर जो है वो ₹990 प्रति घंटा है। हमारे ₹178 प्रति दिन है। 8 घंटे का दिन है, जिसको 12, मतलब कुल मिला के हमारे यहाँ मजदूरी सबसे ज़्यादा शोषित है हम। उसके बावजूद सरकार कह रही है थोड़ा और अपने आदत डालो वर्क प्रेशर लेने की। ये वर्क प्रेशर था। मैं अपने गुस्से को काबू कर रहा हूं, और ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा भावुक होकर आपको दे रहा हूं। सोशल सिक्योरिटी पे आ जाइए। भारत में जो औपचारिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, उसमें 20% के आसपास, मतलब जो औपचारिक मतलब आपका जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर है, यानी कंपनियों की नौकरियां जहां पीएफ वीएफ करता है, वहां पे 20% केवल सैलरी की सोशल सिक्योरिटी है। और बाकी के केस में जो 90% कर्मचारी हैं वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के नहीं है, उनको ये भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। यूरोप में 90 से 95% सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल हैं लोग। भारत में 90% लोगों को कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी क्या, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पीएफ वीएफ ये सब करता है, जो पीएफ ग्रेच्युटी और ये जो ईएसआई वीएसआई होता है, 90% कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, और वहां 90% कर्मचारियों को मिल रहा है यूरोप में। वर्क प्लेस सेफ्टी, भारत में आईएलओ के आंकड़े हैं, हर साल 48,000 मजदूर काम की जगह पे मर जाते हैं। ये भी आंकड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। ये जो मजदूर काम करते हुए मर जाते हैं, बिल्डिंगों में, खदानों में दब जाते हैं रेत के नीचे, उनका आंकड़े कहीं नहीं होता, उनकी मौत तक दर्ज नहीं होती है। इसी तरह से यूरोप में जो मृत्यु है, यहां 48,000 मर रहे हैं, वहां पे जर्मनी में 400 से 500 ही मरते हैं। ये क्या है? सेफ्टी की तो कमी है ना। आप जो काम करवा रहे हैं वो इस तरह से नहीं करवा रहे हैं कि आदमी की जान ना जाए, क्योंकि 18 घंटे काम, वर्क प्रेशर आपको आना चाहिए लेना। जब ये सरकार की फिलॉसफी होगी तो यही होगा। आप सोचो, 400-500 मजदूरी मरते हैं साल भर में, यहाँ 48,000 मर रहे हैं। जर्मनी और भारत की तुलना है। ये तब हाल है जब हमारे देश में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी भरी पड़ी है। अगर सबको काम मिल जाए तो और हो जाएंगे इस तरह के मरने वाले। तो निचोड़ की बात यह है भैया कि ये जो फिलॉसफी है, ये जो आइडियोलॉजी है कि हम जूते खा के और चू ना करें, ये हमारी महानता है। मेरा मानना नहीं, जवाब में 2 जूते मारना वो महानता है। और इस तरह के वर्क कल्चर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देखिए, बड़ी साफ बात कह रहा हूं, कड़वी बात कह रहा हूं, इस देश में आप कोई वामपंथी पार्टियां तो बची नहीं हैं। वही थे जो इन सब मसलों पे बात करते थे, उठाते थे, हैं जितना बहुत हैं। कुछ उनकी यूनियन है, बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, ये सब कुछ बची हुई हैं।
लेकिन क्या हम सब भारत के नागरिक, जो गरीबों को छोड़ दीजिए, हम सब जो हैं, जो वाइट कॉलर नौकरी करते हैं, जो कोई लाख की सैलरी पा रहा है, कोई 50,000 की सैलरी पा रहा है, जिसको भरोसा नहीं कल रखेंगे या निकाल देंगे, क्या हम सब लोग अपनी वर्किंग कंडीशन के बारे में बात तक करना छोड़ देंगे जो हम छोड़ चुके हैं? क्या हम ईश्वर की कृपा से हमको सहने की शक्ति दे दाता ऐसे वाले मोड में रहेंगे? थोड़ा जागिए, इन चीज़ों को लोगों से डिस्कस कीजिए, लोगों को कहिए कि दुनिया के क्या हालात हैं। मैंने आपके सामने बता दिए। उम्मीद करता हूँ थोड़ा दिमाग खुला होगा। ये खून पीने का सिस्टम बंद तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, क्यों? आपकी कंडीशनिंग है। मैं आपको वीडियो ख़त्म होने से पहले एक किस्सा सुनाता हूँ। एक पुल था, राजा को लगा कि मेरे जो लोग हैं बड़े ज़्यादा, इनको जुल्म सितम सहने की आदत हो गई है, किसी बात पे आवाज़ ही नहीं उठाते तो गलत बात है, इनको भाई अन्याय को सहने की आदत पड़ गई है। बहुत भ्रष्टाचार था राज्य में। राजा ने कहा कि एक जगह एक पुल था, बोले इस पुल से जो भी पार करेगा, 2 आदमी वहाँ पहलवान खड़े कर दिए और कहा कि जो भी पार करे उसको 2 कोड़े मारना। और राजा ने कहा अब तो ये आवाज़ उठाना सीखेंगे, और एक बॉक्स भी रखवा दिया कि भाई इस व्यवस्था में जिसको जो कहना है वो इस डब्बे में डाल देना। डब्बा खोला गया तो उस डब्बे के अंदर से एक चिट्ठी निकली जिसमें लिखा हुआ था, राजा साहब आपने व्यवस्था तो बहुत अच्छी बनाई है कोड़े मारने की, लेकिन अगर 2-4 कोड़े मारने वाले और होते तो आसानी हो जाती, यहाँ वेटिंग बहुत करनी पड़ती है। ये इस देश के नागरिकों की दशा है। हम में से आधे से ज़्यादा लोग अन्याय को अन्याय ही नहीं मान रहे हैं। बहुत सारे लोग आके कमेंट में अपने उन उद्गारों को व्यक्त करेंगे कि वर्क प्रेशर तो झेलना आना चाहिए। याद कीजिए, वो हमारी एक सौम्या स्वामीनाथन थी, इंडिया टुडे में हमारी साथी थी, वो रात को घर जा रही थी, जर्नलिस्ट अपने दफ्तर का काम निपटा के, कहीं से एक बुलेट आया उसके माथे में लग गया, गाड़ी चला के जा रही थी। और उसके बाद शीला दीक्षित ने बयान दिया कि लड़कियों को इतना एडवेंचरस नहीं होना चाहिए कि रात को घर से निकलें। अरे देश के उत्पादन की प्रक्रिया में अगर एक लड़की भागीदारी कर रही है, कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, नाइट शिफ्ट कर रही है जैसा कि दूसरे लोग करते हैं, तो आप उसको डिस्करेज करोगे? ये जो सोच है ना, इसको हमको ही तोड़ना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर महिलाओं को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को बढ़ाकर मतलब फॉरवर्ड करके भी आप जागरूकता ला सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।